के लिए बताइए। हेलो साथियों, साथियों एक बार आवाज के लिए बताइए, मेरे हिसाब से आवाज ठीक अब। साथियों एक बार आवाज के लिए बताइए, एक बार। साथियों एक बार वॉइस बताइए। नमस्ते, बिल्कुल सभी को नमस्ते। एक बार वॉइस आ गई होगी साथियों, थोड़ी सी आपको। एक बार आ गई, वेरी गुड। साथियों इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या किस्मत है। लेकिन साथियों फाइनली हमारी क्लास चल चुकी है। एक बार वेलकम लिख दीजिए उन मंगतों के लिए, एक बार वेलकम लिख दीजिए साथियों। सभी साथियों का आरजी स्टडी पॉइंट पर मैं अनुमान किसान हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों आज मैं आप लोगों का जबरदस्त स्वागत करता हूं। आप लोगों ने आरजे स्टडी पॉइंट के प्रति जो प्रेम दिखाया है उसके लिए मैं आरजे स्टडी टीम की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। बिल्कुल साथियों, थोड़े कमेंट कम दिख रहे हैं, छोटी क्लास रखेंगे कल से साथियों। पूरा स्टाफ आ जाएगा, पूरी टीम आ जाएगी, उसके साथ साथियों पहले की तरह स्टडी चालू करेंगे। एक बार मैं स्टडी स्टार्ट कर रहा हूं। प्रॉब्लम बहुत है जी, आज पंखा भी नहीं है, आज एसी भी नहीं चल रहा, तो भी क्लास होगी ना। टेक्निकल भैया हैं आज साथियों, हम भी चलाना सीख गया हूं। और बिल्कुल आवाज आ रही है, पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए साथियों। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, भैया पिछली क्लास का एक बार बताओ। हम लोगों ने कंप्लीट किया था आकलन। और साथियों आकलन का कोई भी ऑब्जेक्टिव देख लेना, कोई भी किताब उठा लेना, एक भी लाइन नहीं छोड़ी। जितना आकलन में हो सकता था ना उतना आकलन करवाया है। और साथियों आज हम लोग पढ़ने वाले मापन। भैया मापन तो हमें आता है, मापन में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन सोचना, देखना जी देखना, पता पड़ेगा मापन में भी बहुत सारी चीजें है पढ़ने लायक। मापन पढ़ाऊंगा साथियों एमएड तक की किताब का, मतलब एक भी सिंगल बात नहीं रहेगी जो हमें नहीं आती। इसी बात के लिए एक बार एम लिख कर कमेंट कर दीजिए। मैं शुरू कर रहा हूं साथियों, आज का टॉपिक शुरू करता हूं। एक बार एम लिखकर कमेंट कर दीजिए साथियों। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भैया मापन तो हम पढ़ेंगे मान गए, लेकिन मापन में आप क्या क्या पढ़ाने वाले हो तो सुनना साथियों। मापन हम 2 क्लास में पूरा करेंगे। आज की क्लास तो हमारी परीक्षा है कि आप विकट परिस्थितियों में पढ़ा सकते हो कि नहीं पढ़ा सकते। कल वाली क्लास से प्रश्न आएगा साथियों। 2 क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में मापन का अर्थ को पढ़ेंगे, मापन की परिभाषा पढ़ेंगे। और साथियों वो वाली बात, भैया कौन सी, भैया खतन वाली बातें, जो खतन वाली बातें हमारे काम आएगी जी मुख्य परीक्षा में, वो वाली बातें पढ़ेंगे। इन तीनों बातों को आज पढ़ेंगे और यहां से कैसे कैसे प्रश्न पूछता है अब तक के एग्जाम में आए हुए वो प्रश्न पढ़ेंगे। आधे घंटे, अजी आधे घंटे में गर्म कर दूंगा। आपको लगेगा वास्तव में वापस पढ़ाई स्टार्ट हो गई। 4 दिन तुम लोगों ने कितना पढ़ा है ना वो तुम्हारे हाथ लगा के देखना, ये फर्क पड़ता है साथियों अपनों वाली क्लास का। आप 4 दिन पहले मेरे से जुड़े हुए थे, 4 दिन दूर क्या हो गए। अपने आप को खुशियां मना रहे हो कि भैया से पीछा छूटा। भैया पीछा नहीं छोड़ने वाले जी, भैया एग्जाम तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये दुनिया पहले ही पीछे पड़ी हुई है। आज बात करता हूं मापन की। स्टार्ट हो गया है, अरे सोने वालों स्टार्ट हो गया मापन। सुनना भैया, पहले आपने हमें इतना तो पढ़ा दिया था कि आपने शुरू में बताया था भैया मापन के बारे में। यहां पर लिख रहा हूं कि भैया आपने ये कहा था कि भैया अंक से बनता है अंकन। और सुनो, अंकन से बनता है मापन। भैया आज ये बात हमें पहले से आती है, आप ये मत बोलना आपने सिखा दी, लेकिन इस बात को हम जानते हैं। आज मापन की पहले मोटी मोटी बातें करता हूं, उसके बाद में बात करता हूं जी, उसके बाद में बात करता हूं। सुनना मापन की बात। भैया मापन क्यों पढ़ रहे हैं? आज मापन को पढ़ने लायक किसने बनाया? अजीब पहला ही प्रश्न आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया गया। और आप मत चाहूंगा यहां पर सीधा माइंड में सेव कर ले। पूछता है कि भैया मापन को पढ़ने लायक किसने बनाया? अजीब मापन को आज जो आप पढ़ते हो ना उच्च स्तर पर लाने का श्रेय किसको जाता है? उच्च स्तर पर लाने का श्रेय किसको जाता है? अजीब वो पूछता है, कब पूछेगा पता है?
जब उसको कोई फैक्ट पूछना होगा, उसको लगता है बालक मापन मूल्यांकन को तो हल्के में लेते हैं जी, यहाँ पर पूछेगा आपको कि मापन को उच्च स्तर पर लाने का श्रेय किसको जाता है। अजी आज आप मापन को पढ़ रहे हो ना, पढ़ने लायक किसने बनाया, आंसर बताओ तो बता दो, नहीं पता होगा ना लिख लेना जी गोल्टन। आज एक टनाटन बात पता पड़ गई कि भैया जो मापन है ना, इस मापन को गोल्टन ने उच्च स्तर पर लाने का काम किया है। पढ़ने लायक किसने बनाया, गोल्टन ने। आधी रात को पूछे, याद रखना कि मापन को उच्च स्तर पर लाने का श्रेय किसको जाता है, गोल्टन को। ये आज की पहली बात थी, हालांकि ये बात भी काम की है, लेकिन मैं जानता हूं जी ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। आज हम आपसे हार गया तो कि एक बात तो आपको पता थी, इस बात को मैं मिटा दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बात तो भैया आपने समझा दी कि आज पढ़ने लायक बनाया गोल्टन ने। हम चाहूंगा गोल्टन लिख कर कमेंट करे ताकि पता तो पड़े जी, ताकि पता तो पड़े। और सुनो भैया, मापन के बारे में और बातें बताओ साथियों। मापन के पैसे याद रखना। मापन को जिस प्रकार साथियों हमारा जन्म होता है ना, तो हमारे लिए सत्य क्या है, हमारा मापन पता है। आपसे ये पूछे ना कि एक इंसान का जन्म होता है, उसका मापन बताओ, मापन ये साथियों उसकी मृत्यु होगी जी। निश्चित उम्र तो नहीं है, लेकिन एक टाइम आएगा जब उसकी उम्र पूरी हो जाएगी, उसकी मृत्यु होगी। अटल सत्य है, सार्थक भविष्यवाणी है कि जिसका जन्म होगा साथियों उसकी मृत्यु होगी। लेकिन मापन ये नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं मापन है तो इसका अंत क्या होगा जी, पैपोर याद रखना। और इतनी इंपॉर्टेंट बात है साथियों कि परिमाणात्मक व्याख्या करेगा। अजीब परिमाणात्मक विवेचन करता है, परिमाणात्मक बातें करता है। परिमाणात्मक विवेचन करना इसका क्या है साथियों, इसको अर्थ बोलो या इसका साथियों अंतिम चरण बोलो, साथियों इसको उद्देश्य बोलो। अजी आपको जो लगे वो बोलो, लेकिन हम ये कहूंगा मापन चाहता है कि लास्ट तक भी क्या हो जाए, परिमाणात्मक विवेचन करना चाहता है जी। मापन के लिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं और 2-3 बातें लिख रहा हूं साथियों कि मापन जो है ना, माप और बात करता है साथियों मात्रा की। अजीब मापन बात करता है साथियों संख्या की, मापन बात करता है साथियों प्रतीक की, मापन बात करता है साथियों परिमाण की। यही तो बात बोल रहा हूं मैं कि मापन के पैसे याद रखना। आज की 2 बातें याद घर ले जाना, काम हो गया। पहली बात तो कि उच्च स्तर पर लाने का श्रेय किसको जाता है, गोल्टन को। और दूसरी बात ये कि मापन चाहता क्या है, मापन चाहता है चाहे कोई वस्तु हो चाहे कोई गुण हो, उस वस्तु और गुण की परिमाणात्मक विवेचना करना चाहता है, वो उसके परिमाण के बारे में बातें करना चाहता है। ये इसका पहला चरण नहीं है, ये अंतिम बात है, अंतिम बात साथियों। यहीं से हम पहले आपको प्रश्न दिखाना चाहता हूं, इतनी इंपॉर्टेंट बात है, कभी ध्यान गया ही नहीं होगा। अरे बाकी सारी बातें जानते हो, जब मैं मूल्यांकन पढ़ाऊंगा, अंतर की सारणी पढ़ाऊंगा तब भी पता पड़ जाएगी, लेकिन ये बात यदि ध्यान से निकल गई ना तो साथियों सपने अधूरे रह जाएंगे। हम चाहूंगा कि इस बात को आप देखें साथियों, कैसे प्रश्न पूछता है। अजी एमपी की बात कर रहा हूं, अजी मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, सुन लियो, सुने। फर्स्ट ग्रेड 2019 में प्रश्न पूछा गया साथियों, टाइपिस्ट नहीं था, हाथों से लिखा हुआ है, लेकिन हम चाहूंगा इसको देखे साथियों, पता पड़ेगा। पूछ रहा है गुणों का परिमाणन। साथियों परिमाणन का मतलब भी परिमाण की बात कर रहा है। और हम अभी एक बात बोल रहा था, अजी चाहे वस्तु हो चाहे गुण हो, दोनों में से किसकी बात करता था, मापन तो साथियों परिमाण की बात करता था। जरा देखिए गुणों की बात कर रहा है। अजी यहां पर चाहे वो ओब्लिक में वस्तु होता ना तो भी काम चल जाता, दोनों ही बात एक है कि वस्तु और गुणों का परिमाण और साथियों परिणाम की व्याख्या, ये हम बात करने वाला हूं। अजीब बालक का जब रिजल्ट आएगा ना कि बालक मैथ में पास तो हो गया, अजीब मैथ में टॉपर है, उसकी व्याख्या करेगा मापन कि 100 में से 95 नंबर है। ऐसी बातें अभी पढ़ेंगे, अभी केवल प्रश्न देखिए ताकि उस बात का आइडिया लग सके कि गुणों का परिमाणन और परिणाम की व्याख्या निम्न है। बताओ मापन का कौन सा चरण है। आप कहोगे भैया आज तक कभी चरण पढ़े ही नहीं,
अजीब मापन के भी चरण होते हैं, कोई किताब में है ही नहीं। तो सही बात है साथियों, लेकिन वो एक बात पूछना चाहता था कि वास्तव में मापन क्या चाहता है। मापन का अंतिम चरण है ये, याद रखना। मापन का अंतिम चरण है क्या, कि गुणों का परिमाण की बात करना। अजी जो रिजल्ट है ना उसके बारे में बात करना। और हम बावड़ा कैसे बनेंगे, पहला चरण बताकर कि भैया मापन का मतलब ही ये होता है कि परिमाण बोलो, मात्रा बोलो, संख्या बोलो, अंक बोलो। हम चाहूंगा इस बात को गौर करे, क्योंकि पहली बार पूछा गया है। और जब ये प्रश्न आया था ना, दुनिया ही ली थी। जिस दिन राजस्थान में एंट्री करेगा ना, अच्छे लोग झुकेंगे जी, अच्छे लोग झुकेंगे। ये आज की दो बातें थी। अब आगे बात करता हूं, कंटिन्यू। अब साथियों परिमाण की बात करता है, और कहूं ना तो भैया आप परिमाण बोलो, या जो आपका रिजल्ट है ना उस रिजल्ट की व्याख्या भी करता है। भैया इतना तो हमें पता पड़ गया। ये तो मैं बेसिक बातें बता रहा हूं जो हमें गौर करनी थी, जानना था। अब बात करूंगा मापन की मोटी मोटी बातों पर। और सुनो साथियों, मापन के बारे में और सुनना। भैया ये जो मापन है ना, ये मापन है, बताओ मापन नवीन अवधारणा है कि प्राचीन। अजीब पहले से चला रहा है कि नवीन है। डी उत्तर था, सी कौन बता रहा है। साथियों याद करो, जब मैं उपचारात्मक शिक्षण की बात कर रहा था वहां पे बात की थी कि उपचारात्मक शिक्षण नवीन अवधारणा नहीं है, प्राचीन है। तो पहले बात तो मापन में याद रखना साथियों, ये प्राचीन अवधारणा है। ये प्राचीन अवधारणा है, ऐसा नहीं है कि आज आप मापन पढ़ रहे हो या आज नई चीज मापन नहीं है। मापा तो पहले भी जाता था। राजा महाराजा भी कपड़े पहनते थे जी, कपड़े माप करी तो पहनते थे कि कौन से राजा की साइज क्या है, किसके कितने कपड़े आएंगे। वो सारी बातें मापन में आगे ढंग से बताने वाला हूं। इतना याद रखना कि ये प्राचीन अवधारणा है। और साथियों सुनना, एक निश्चित समय पर की जाती है। मतलब साथियों औपचारिक प्रक्रिया है। औपचारिक प्रक्रिया क्या होती है, जब मैं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पढ़ाऊंगा तब मैं पढ़ाऊंगा औपचारिक शिक्षण क्या होता है और अनौपचारिक शिक्षण क्या होता है। साथियों आपके कमेंट दिख नहीं रहे हैं, एक बार कमेंट करें, क्लास चल रही है। जो आपका रिजल्ट है ना, हाँ ठीक साथियों क्लास चल रही है, कमेंट करते रहिए। आज हमारे पास टेक्निकल भैया नहीं है, बिल्कुल पहली आली है तो उधर। हाँ अब मतलब सही चल रही है। प्राचीन अवधारणा है, औपचारिक प्रक्रिया है। भैया औपचारिक प्रक्रिया का मतलब तो बता दो। अजीब फॉर्मलिटी, अजीब फॉर्मलिटी का मतलब है समय फिक्स होता है। अजीब जगह फिक्स हो, समय फिक्स हो, ऐसी ऐसी बातें औपचारिक में करने वाले हैं। आज पूरा नहीं बताऊंगा। आज औपचारिक का मतलब ये समझ लेना कि जो समय सीमा होती है ना, अजीब समय सीमा क्या होती है, निश्चित होती है। साथियों जगह भी निश्चित होती है, लेकिन इतना याद रखना कि मापन जो होता है, मापन एक निश्चित समय पर किया जाता है। मतलब सतत प्रक्रिया नहीं है जी, एक निश्चित समय पर किया जाता है। मतलब ये हो गया, छोटा होता है, संकुचित होता है जी, संकुचित। साथियों ये मोटी मोटी बातें हालांकि मैं आगे भी करने वाला हूं, लेकिन मैं अभी आपको केवल एक हल्का सा आपके बिंब बना रहा हूं ताकि एहसास हो सके। साथियों जो मापन होता है ना, वो मापन एक तो हमारा मूल्यांकन होता है, और साथियों मूल्यांकन बोलो या इसी को कभी कभी बोल देते हैं मूल्यकरण, दोनों अलग अलग होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। उस मूल्यांकन बोलो या मूल्यकरण बोलो, उसको आधार देता है। मतलब साथियों हमारा जो मापन है ना, ये मापन मूल्यांकन का क्या है, मूल्यांकन का ही भाग है। मूल्यांकन का क्या है साथियों, भाग है। गर्मी खतरनाक पड़ रही है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये मोटी मोटी बातें हैं, मैं दोबारा करने वाला हूं, लेकिन साथियों एक बार बिंब बनी। अब बताता हूं मापन क्या होता है। साथियों मापन को उच्च श्रेणी पर ले जाने का श्रेय गोल्टन को जाता है। मापन एक औपचारिक प्रक्रिया होती है, निश्चित समय पर किया जाता है। और याद तो कुछ करना ही नहीं है, एक बात वही याद रखनी है कि परिमाणात्मक विवेचना करता है, परिमाण की बातें करता है। और ये इसका पहला चरण नहीं है, ये इसका अंतिम चरण है। साथियों ये मैं बात कर रहा था मापन की मोटी मोटी। भैया आज इसके माध्यम से क्या समझाना चाहते हो, इसके माध्यम से भैया आपको अर्थ समझाना चाहते हैं। और आज फिर कहूंगा
कि मापन के पैसे याद रखना कि इसका अर्थ बोलो साथियों, इसका कुछ भी बोलो, अंतिम चरण बोलो, काम की बात तो यही है कि साथियों ये परिमाणात्मक क्या करता है, बातें करता है, परिमाणात्मक विवेचन करता है। अजीब विवेचन बोलो कि साथियों व्याख्या करता है भैया किसकी, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे साथियों कोई गुण हो। आप सोचना, यही से प्रश्न पूछ लिया एमपी फर्स्ट ग्रेड में, यही से प्रश्न पूछ लिया। क्या बोल रहे हो साथियों, ये बात थी। अब बात करता हूं मैं परिभाषा की। एक बार सभी साथी पी लिख कर कमेंट करें साथियों, क्लास जल्दी ले लूंगा, 3 परिभाषा याद करेंगे। एक बार सभी साथी पी लिख कर कमेंट करें। थोड़ा सा साथियों टेक्निकल इश्यू की वजह से प्रॉब्लम आएगी, लेकिन समझा पूरा दूंगा जी। आज की क्लास को मैं कल रिपीट भी करवा दूंगा, कल मैं मापन को कंप्लीट करवा दूंगा, अच्छे से करवा दूंगा, नोट्स भी दे दूंगा, कल अच्छे से करवा दूंगा जी। आज आप लोगों को थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा इसकी परिभाषा के लिए। साथियों पी लिख कर कमेंट करें। और भैया क्या ढीले ढीले पढ़ा रहे हो, परिभाषा तो आप हमें पहले की तरह याद करवाओ, वरना हम आपकी क्लास ही नहीं लेंगे। तो सुन लो, सुने परिभाषा की, देख लीजिए ट्रिके, देखो ट्रिके। आज परिभाषा याद करने वाले हैं। और पहली परिभाषा सुनना भैया, पहली परिभाषा बताओ थानडाई की। ये परिभाषा क्यों बता रहे हो साथियों, ये परिभाषा हम इसलिए बता रहा हूं जी, ये परिभाषा कथन में पूछी गई है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, ऐसी ऐसी बातें कर देता है। और पता है वो कथन कहां से देता है, वो कथन देता है जी परिभाषा में से थानडाई का। पहले तो इसकी पिटाई लगाओ थानडाई की। अरे भैया थानडाई का मतलब ये है, इसमें पहला शब्द होता हो। हम पूछता हूं थाने एक बात को पतो है कि भैया कौन सी बात का, तो सुन लो, सुने अजी सुन लो भैया, सुनाओ तो सुनो। हम पूछ रहा हूं थाने एक बात को पतो नहीं है, या यूं कहूं थाने मतलब तुम्हें एक बात का पता रखना है। भैया कौन सी, पहले वादा करो जिंदगी में नहीं भूलोगे। और वो बात ये है कि भैया जो भी जिस भी वस्तु का अस्तित्व है ना, यदि कोई चीज विद्यमान है, कोई चीज का अस्तित्व है, तो भैया उसका हम मापन कर सकते हैं। ओहो, मतलब ये हो गया भैया हम कपड़े पहनते हैं उसका मापन कर सकते हो, अजी कर सकते हैं। भैया हम खाना खाता हूं, कितना वजन बढ़ गया, मापन कर सकते हो, अजी कर सकते हैं। भैया हम किस पर सोता हूं उसका मापन कर सकते हो, अजी कर सकते हैं। लेकिन भैया क्या बताओ, हमारे घर में गाय भैंस है, क्या उसका भी मापन कर सकते हैं, अजी उसका भी कर सकते हैं। तो भैया मेरी रुचि किस में है, क्या उसका भी मापन कर सकते हो, कर सकते हैं। क्या बुद्धि का कर सकते हो, अजी कर सकते हैं। तो भैया मैं कितनी रोटियां खाता हूं इसका मापन कर सकते हो, अजी कर सकते हैं। कौन बोलता है, थानडाइक बोलता है। थानडाइक की एक बात याद रखना कि थाने पतो है के, थाने पतो है के मतलब तुम्हें पता है क्या। थाने एक बात याद रखनी है भैया, कौन सी, वो वाली बात कि यदि कोई वस्तु है, किसी चीज का अस्तित्व है ना, अरे कोई भी चीज जिसका अस्तित्व है हम उसका मापन कर सकते हैं। भैया ये बोर्ड मापन कर सकते हैं, कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी चीज हो उसका मापन कर सकते हैं, ये बात बोलता है थानडाइक। और सुनो, याद रखना है, थाने याद रखना है जी, थाने कि थाने एक बात को पतो है कि भैया कौन सी, कि जो भी चीज। अब सुनो, क्लास देखने के बाद में चारों तरफ नजर घुमाना, जो भी चीज दिखे ना मन में सोचना क्या उसका मापन किया जा सकता है। आपका दिल बोले बिल्कुल भैया किया जा सकता है। तो याद रख लेना ये बात थानडाइक ने बोली है। हम चाहूंगा एक लिखकर कमेंट करे। 3 परिभाषा है, उसके साथ ही क्लास खत्म हो जाएगी। एक परिभाषा तो पूरी हो गई, 2 परिभाषा हो रहा है। यदि ये परिभाषा आप तक पहुंच गई हो ना, और आपको बता देता हूं खतन था जी कि प्रत्येक अस्तित्वमान वस्तु का मापन किया जा सकता है। कथन सही था कि गलत, उस समय हमारे दिमाग में आता है कि यार सब चीजों का तो मापन कैसे कैसे करेंगे, सब चीजों का तो मापन कैसे कैसे करेंगे, तो यहां से करेंगे। थानडाइक बोलता है जिसका भी अस्तित्व है उसका मापन किया जा सकता है। आज एक परिभाषा तो हो गई, अब दूसरी परिभाषा सुनो भैया। दूसरी परिभाषा सुनने से पहले आज एक कहानी सुनना।
साथियों ये बेचारा सीधा साधा आदमी था भैया, ये तो था साथियों आदमी, और ये क्या कर रहा था साथियों, किताब पढ़ रहा था। और सुनो साथियों, ये तो था हस्बैंड, और साथियों ये थी इसकी वाइफ। अब साथियों दोनों में से एक गलती किसकी है, ये तो भगवान जाने। ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, और साथियों दोनों के बीच में लड़ाई होती है। अजी नफरत की दीवार है, नफरत की दीवार। दोनों के बीच में क्या है कि भैया नफरत की दीवार है। ये चाहता है इससे पीछा छूट जाए, अजी ये चाहती है इससे पीछा छूट जाए, और दोनों ने 7 फेरे लिए हैं। अजी 7 फेरे लिए हैं। और सुनना मेरी बात साथियों, हुआ क्या कि पति को, अब मैं ये कहूं दोनों में से साथियों एक को गुस्सा आ गया। आज हम गुस्सा नहीं बोलूंगा, आज हम रोष बोलूंगा जी, रोष। साथियों सुनना, हो सकता है साथियों मैडम को रोष आ गया हो, या हो सकता है भाई साहब को रोष आ गया हो, लेकिन साथियों दोनों में से एक की गलती है। आज यदि हम बैठ जाए ना कि भैया ये बताओ कि दोनों में से किसकी गलती है, तो साथियों एग्जाम निकल जाएगी, हमारी मुख्य परीक्षा निकल जाएगी। लेकिन साथियों इन दोनों में से हस्बैंड की गलती है कि वाइफ की गलती है, इस दुनिया में ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते, इसलिए इस बात को तो छोड़ते हैं। और एक बात याद रखते हैं क्या, कि भैया रोष, इसको भी रोष आया या इसको रोष आया। साथियों मैडम को तो कहां रोष आएगा, ये तो भोली भाली है। आज इसको मान लेते हैं कि हस्बैंड को रोष आया। हस्बैंड के दिमाग में एक बात आई कि मैडम से पीछा छुड़वाते हैं। हस्बैंड एक किताब लिखा है साथियों, उस किताब का नाम देखना। साथियों किताब लेके आया, किताब में लिखा हुआ था कि वाइफ से, पत्नी से पीछा छुड़वाने के 101 तरीके। ओहो साथियों इसका देखिए, इनके घर में नफरत की दीवार थी, उसके बावजूद किताब लेके आ रहा है। और किताब को ऐसे पढ़ रहा था ना, तो किताब के पीछे लिखा हुआ था कि पत्नी से पीछा छुड़वाने के 101 तरीके। कहानी सुनना, अजी हमारी बोली बाली मैडम को पता पड़ा। मैडम को पता पड़ा कैसे, कि मैडम को दिखाकर किताब पढ़ रहा है। मैडम ने जैसे ही देखा कि कौन सी किताब पढ़ रहा है, मैडम को लगा कि पत्नी से पीछा छुड़वाने के 101 तरीके। तो मैडम के दिमाग में भी साथियों एक आइडिया आया, और आज मैडम भी किताब लेके आती है। और साथियों मैडम की किताब का नाम था कि पति को फंसाए रखने के 1001 तरीके। अब देखिएगा नफरत की दुनिया में कितना मजा डाल दिया जी। एक तरफ पति पढ़ रहा है पत्नी को, पत्नी से पीछा छुड़वाने के 101 तरीके, और साथियों पत्नी किताब पढ़ रही है कि पति को फंसाए रखने के, याद रखना, पति को फंसाए रखने के 1001 तरीके। साथियों पति देखकर जिस पति को रोष आ रहा था ना, बेचारा पिघल गया। पति को लग रहा था कि बंदी कि हमारी जो मैडम है वो हमारे साथ रहना चाहती है। साथियों पति ने क्या किया, समाप्त किया। मेरी बातों को ध्यान देना, ऐसे नहीं मजे लेने के लिए बोल रहा हूं। साथियों पति ने समाप्त किया। क्या समाप्त किया, अपना रोष समाप्त किया। पति ने जो गुस्सा था ना वो समाप्त किया। और देखिए अजी देखना, जैसे ही एक तरफ ये पति झुक गया ना साथियों, जो ये दीवार थी ना नफरत की, वो दीवार साथियों ढह गई। अजी ये जो दीवार है ना, ये दीवार साथियों ढह गई। क्या हो गई भैया, ढह गई। ऐसे ढह गई जैसे साथियों मानो बालू बोलो या मिट्टी बोलो, कि मानो मिट्टी की दीवार हो। क्या बोल रहा हूं सुनना, दोनों में लड़ाई थी। एक पक्ष पति झुक गया ना, तो साथियों पति क्यों झुका, पति का रोष कम हो गया, अजी उसका गुस्सा कम हो गया। और जैसे ही समाप्त हुआ, और इधर से ये दीवार थी ना वो साथियों ढह गई। ऐसे ढह गई जैसे कोई बालू की दीवार हो। तो साथियों यहीं से परिभाषा है हमारी दूसरी, और आप सोच भी नहीं सकते उतनी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, उतनी बेहतरीन परिभाषा है। हम चाहूंगा 2 शब्द याद रखे कि एक तो समाप्त हो गया, क्या, पति का रोष। उससे क्या हुआ कि भैया ये दीवार थी ना वो ढह गई, और ऐसे ढह गई मानो कोई बालू बोलो या मिट्टी बोलो।
मिट्टी की दीवार हो। साथियों देखना हमारी दूसरी परिभाषा। साथियों रोज कहता है कि यदि मापन के सारे यंत्र एवं साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाए ना, साथियों इस पॉइंट को याद रखना, मापन में इतना याद रख लेना कि वो रोज समाप्त कर दिया जाए ना, तो क्या हो जाएगा साथियों, आधुनिक सभ्यता जो है ना वो बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। आपको केवल दो शब्द देखना है कि भैया यदि वो पति का रोष समाप्त हो गया, इस रोष से याद रखना, और दो शब्द याद रखना कि भैया पति का रोष समाप्त हो गया ना, तो उन दोनों के बीच की जो दीवार थी ना, वो दीवार ढह गई भैया, वो दीवार ढह गई। और आप भैया हमें बावड़ा बना रहे थे, आप बोल रहे थे नफरत की दीवार है। अजी नफरत की नहीं, वो दीवार तो देखना भैया, हमें तो ऐसे लग रही थी कि जैसे मानो कोई मिट्टी की दीवार हो, अजी कोई बालू की दीवार हो। भला इतना प्रेम साथियों कभी कभी मन मुटाव होने की वजह से भी बिगड़ जाता है। आज हमारे काम की ये परिभाषा है और आप सोच भी नहीं सकते उतनी इंपॉर्टेंट है। हम तो आज ये बोल देता हूं, चांद बाबा लगा लो साथियों, स्टार नहीं, इसके ऊपर चांद बाबा लगा लो। वो पूछेगा कि साथियों गणित में सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, मापन से सेम परिभाषा थी कि यदि मापन के सारे यंत्र एवं साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाए तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। ये परिभाषा किसने बोली है? तो याद रखना, ये परिभाषा रोश ने बोली है, समाप्त और साथियों दीवार के ढह जाने से याद रखना। भैया थोड़ा बहुत समझ में आया है, एक बार हम रिवीजन कर लेंगे तो और समझ जाएंगे। और सुनो साथियों, एक और परिभाषा काम की है कि एक परिभाषा और याद रखना। हम चाहूंगा 2 लिखकर कमेंट करें, हमें खुशी होगी कि हम समझा सका। साथियों हम आपके कमेंट देख लेता हूं, बिल्कुल 83 देख रहे हो, धन्यवाद साथियों, आपने विश्वास बनाए रखा। यकीनन ऐसे भी नहीं चल रहा। और साथियों 5 दिन से स्टूडियो बंद था, इतनी लाइटें, थोड़ा बहुत कोऑपरेट करना। यकीनन क्लास तो धांसू देने वाला हूं, आज नहीं समझ में आएगा कल वापस करा दूंगा। कल जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो अनुपात स्तर वगैरह उनको देखना साथियों, आग लगा दूंगा। अब मैं जी जान से तैयार हूं टीचिंग मेथड पढ़ाने में, लेकिन साथियों बिल्कुल विश्वास बनाए रखना, गजब तरीके से पढ़ेंगे। आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, आपके पास जो किताब हो आप पढ़ना, अरे आना पड़ेगा भैया के पास, इससे ज्यादा क्या कहूं साथियों। और आया हुआ पर्सन आपको कोई बुक देखनी नहीं है, 1% नहीं छोड़ने वाला। हमें खुशी हुई कि आपने 2 लिखकर कमेंट किया। अब साथियों सुनना, तीसरी परिभाषा थी साथियों ई ए पील की परिभाषा। भैया ये परिभाषा हमारे किस काम आएगी? तो साथियों सुनना, ये खतन में काम आएगी। हमारे होता क्या है, हमारे दिमाग में एक बात सेट है कि भैया मापन में आपने पैफोर बताया था, परिमाण की बात करेगा। आपने हमें एक ही बात बताई थी कि इसका अंतिम चरण परिमाण की बात करना होता है। लेकिन साथियों ये जो पील है ना, ये हमारा दिमाग खराब करता है, ये हमें बावड़ा बनाने के लिए आया है ताकि हम कभी बावड़ा नहीं बने। इसलिए साथियों इसकी परिभाषा भी याद करते हैं। हम चाहूंगा कि आप एक बार इतना पढ़ें, भैया ए पील है, ए पील को साथियों मैं लिख रहा हूं साथियों अपील। भैया अपील तो नाम सुना सुना लग रहा है, तो साथियों एक बार सुनना। हो सकता है बहनें इससे परिचित नहीं हो, लेकिन भाई अच्छी तरीके से परिचित है। साथियों ये कोई क्रिकेट का मैदान है, क्रिकेट के मैदान में साथियों ये विकेट होते हैं, और साथियों एक विकेट ये होते हैं साथियों, यहाँ पर बैट्समैन खेलता है और यहाँ पर साथियों बॉलर होता है, और यहाँ पर एक दीवाना खड़ा होता है। आज मैं इसको दीवाना बोलूं या साथियों इसको एम्पायर बोलूं, इसे एम्पायर का क्या काम होता है वो तो बात की बात है। लेकिन बात सुनना साथियों, यहाँ पर खिलाड़ी खड़े होते हैं, अलग अलग खिलाड़ी खड़े होते हैं, और साथियों इन खिलाड़ियों का आपने एक बात नोटिस की होगी, इनका व्यक्तित्व है। भैया क्या मैं एक बात लिख रहा हूं कि इनका व्यक्तित्व है। भैया व्यक्तित्व कैसा होता है? अजी संतुलित होता है, संतुलित। भैया कैसे समझाओ? तो सुनना, एक क्रिकेट का मैदान था, हम अच्छी तरीके से क्रिकेट देखते हैं, सारे खिलाड़ी चुपचाप खड़े हुए हैं,
साथियों बॉल आवेगी, यदि खाली चल गई, यदि बॉल आई और डॉट बॉल निकल गई, मतलब बॉलर ने बॉल डाला, बैट्समैन को टच नहीं हुआ। साथियों सारे खिलाड़ी कितने व्यवस्थित तरीके से, अजी उनका व्यक्तित्व देखना कितना संतुलित होता है, आपस में तालमेल देखना कितना गजब का होता है। लेकिन अचानक कोई बॉल यदि बैट्समैन के घुटनों पर बोलो या पेड़ पर गिरती है ना, तो साथियों उनका व्यक्तित्व देखिए, वो एक साथ क्या करते हैं भैया, अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन वो अपील करते हैं इस दीवाना के लिए, इस एम्पायर के लिए। क्योंकि साथियों कभी कभी खिलाड़ियों को लगता है कि ये बात थोड़ी बारीकी की है, थोड़ी साथियों सूक्ष्म बात है, हो सकता है एम्पायर का ध्यान जावे नहीं, उसके लिए अपील की जाती है। आपको लगा कोई पेपर आउट हुआ, रीट में गड़बड़ हुई, आपने मांग की है, अजी मांग करो या अपील करो, वही बात है। आज स्टूडेंट घर में बैठा हुआ है क्योंकि उसका संतुलित व्यक्तित्व है, वो नहीं चाहता कि रोड पर आकर सरकार के खिलाफ मांग उठाए, लेकिन देखना जब वो अपील करेगा तो साथियों उसका संतुलित व्यक्तित्व ही तो बताएगा कि ये स्टूडेंट जिसकी 90 बन रही थी, आज वो भी अपील कर रहा है। तो याद रखना, ई ए पील में केवल एक बात याद रखनी है, यहां से पढ़ना है भैया अपील, और अपील से याद रखना कि मांग करना, अपील करना वो अपील करेगा जिसका संतुलित व्यक्तित्व था, जिसने बेचारे ने कभी धरना नहीं दिया लेकिन मजबूरी आने पर भी धरना देगा। तो साथियों ये अपील कहता है कि मापन से क्या होता है, मापन का जो उद्देश्य होता है ना, वो ये होता है कि उसका जो व्यक्तित्व है कि संतुलित व्यक्तित्व को बढ़ा सके। एक बात याद रखना कि ये अपील कहता है कि मापन का उद्देश्य क्या है, संतुलित व्यक्तित्व को बढ़ाना, कि ऐसा काम करना जिससे संतुलित व्यक्तित्व बढ़ सके। साथियों दुनिया की कोई किताब हो, ये 3 ही परिभाषा याद करनी है, उसके लिए उसके अलावा सारी परिभाषा को काटा पीसी कर देना। हनुमान भैया बैठा हुआ है, नो टेंशन लेना, विश्वास करना, एमएड तक की किताब पढ़ के आया हूं ना साथियों, यकीन करना ये 3 ही परिभाषा है जो आपको मापन में बावड़ा बना सकती है। उसके अलावा जो मेरी खतन वाली बातें आएगी ना, उनसे ही काम हो जाएगा। एक बार भैया परिभाषा दिखा दो, हल्की हल्की तो समझ में आ गई। इसके मैं नोट्स आपको दे दूंगा साथियों, मेरे लिखे हुए दे दूंगा आज, है ना, मैं आप लोगों को लिखा हुआ ही नोट्स दे दूंगा साथियों। कल तो हमारे टेक्निकल भैया आ जाएंगे। सुनिए जी, ये अपील कहता है कि मापन का जो उद्देश्य होता है ना, वो व्यक्ति को एक संतुलित व्यक्तित्व प्रदान करना होता है। केवल यही लाइन याद रखनी है कि अपील करने वाला जो होता है ना, उसका व्यक्तित्व इतना संतुलित होता है कि क्रिकेट में शांत खड़ा होता है, जैसे ही उसको लगता है कि ये बॉल करीबी है, इस पर विकेट मिल सकता है, आउट हो सकता है, तो साथियों तुरंत अपील करता है। जबकि उसकी पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व कैसा है, संतुलित व्यक्तित्व है। साथियों ये मैंने बात की है परिभाषाओं की। अब साथियों खतन वाली बातें कर लेते हैं, कोई बात रह गई हो तो वो अभी देख लेते हैं, बाकी 1-2 ऑब्जेक्टिव देख के अपन ने आज की क्लास में मापन का अर्थ और परिभाषाएं पढ़ी है। बाकी कल मापन को मैं खत्म कर दूंगा और मूल्यांकन के साथ इसका अंतर भी समझा दूंगा, तो ढंग से क्लियर हो जाएगा। सुनना, पहली बात बोल रहा है अंक प्रदान करने की औपचारिक प्रक्रिया है। याद रखना साथियों, सतत नहीं चलती, अजी लगातार नहीं चलती, एक निश्चित समय पर होती है। जब आपको लगता है कि आज भैया पढ़ा रहे हैं, भैया में कितना वजन है, साथियों आकर तोला और पता पड़ा कि भैया में तो 15 किलो ही वजन है। कल 15 था, आज 20 मान लो कि भैया में तो 20 किलो वजन है। साथियों आप तोल कर माप कर चले गए, लेकिन ये बात आपने निरंतर नहीं नापा कि भैया को प्रतिक्षण माप रहे हो। मतलब ये औपचारिक प्रक्रिया है, एक निश्चित समय पर होती है। पहली बात तो ये याद रखना, भैया समझ में आ गई। दूसरी बात, भैया निश्चित समय तक चलता है। बिल्कुल साथियों, यदि समय फिक्स हो गया ना, इसका मतलब हो गया कि भैया ये संकुचित होता है, अजी छोटा होता है, छोटा संकुचित होता है। तीसरी बात देखो कि निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती। अजी आप सोचना, आप जब कभी मापन करते हो ना, तो साथियों मापन से आप निर्णय नहीं ले सकते। यही तो बात थी। अजी मूल्यांकन के न फोरम में पता है कि मूल्यांकन के न से याद किया था कि मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, भैया निर्णय लेना।
तो साथियों यदि धारणा बना लोगे तो निर्णय ले लिया, तो धारणा नहीं बनाई जा सकती। और सुनो, उद्देश्य जानना आवश्यक नहीं है। आप आए, आपको भैया का वेट पता पड़ा, कोई कपड़ा था, कपड़े की माप ली, आप ये नहीं पूछोगे। साथियों आपके सामने ये पेन रखा हुआ था, पेन को माप लिया, आप ये नहीं पूछोगे कि इस पेन को बाद में मैं तोड़ूंगा, इसे पढ़ूंगा, इसको सजाऊंगा। साथियों उद्देश्य से कोई लेना देना नहीं होता। हम चाहूंगा यहीं पर एक बात और याद रखें कि साथियों जो मापन होता है ना, वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, उद्देश्य केंद्रित नहीं होता। पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है कि हमारे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक से लेना देना होता है, उसका उद्देश्य से लेना देना नहीं होता, उद्देश्य से मापन का लेना देना होता है। यही याद रखना कि उद्देश्य जानना आवश्यक नहीं है। और सुनो, ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोचिंग वाले लिखवाते हैं कि भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अजीब गलत है, गलत है। साथियों भविष्यवाणी तो कर सकते हो, सार्थक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, दोनों में अंतर है। याद रखना इस बात को। लिखिए जी, एक बार एस भी लिखकर कमेंट करे, क्या भैया कि मापन के द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है जी। बाकी एक बार ऑप्शन और चेक कर लेना। दूसरा सही जो सटीक आंसर होगा ना, भैया भविष्यवाणी तो कर सकते हो लेकिन सार्थक नहीं कर सकते। अजीब पीढ़ी पाठक में एज इट इज दे रखा है, आपको पता पड़ा किसी बालक के गणित में 100 में से 95 नंबर आ गए, आप बोल दोगे कि भैया ये तो इंजीनियर बन सकता है, मतलब भविष्यवाणी तो कर दी मापन के आधार पर, लेकिन सार्थक नहीं है। अजी लिख कर नहीं दे सकते, ठप्पा नहीं लगा सकते, क्लियर नहीं बता सकते कि ये इंजीनियर बनेगा ही बनेगा। आज हम एक बात बोल रहा हूं साथियों, याद रखना जब कभी, क्योंकि मैंने भी कोचिंग की है, आपकी तरह स्टूडेंट हूं, और मेरी क्लास लेने से पहले दिमाग में एक चीज सेट कर लेना कि आप स्टूडेंट होकर स्टूडेंट से पढ़ रहे हो, आप मेरे भाई बहन होकर आपके भाई से पढ़ रहे हो। मैं टीचर नहीं हूं, यकीनन पहली बार पढ़ा रहा हूं, टीचर नहीं हूं। और साथियों सार्थक भविष्यवाणी नहीं कर सकते, केवल भविष्यवाणी कर सकते हैं, सार्थक तो नहीं कर सकते। ये सारी बातें करवा दी है। और सुनो साथियों, शिक्षण आप निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण नहीं करवा सकते। हाँ निदान जरूर कर सकते हो, बीमारी का पता तो लगा सकते हो। भैया कैसे? अजी बीपी हो गई, बीमार हो गया, थर्मामीटर होता है। अजी जो मेडिकल का जितने भी उपकरण होते हैं ना, उन उपकरण के माध्यम से आप लोगों की बीमारी का पता तो लगा ही सकते हैं। साथियों मतलब निदान तो कर सकते हो, लेकिन निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है। अजी उपचारात्मक तो भैया लगातार चलता है, जबकि आप बोल रहे हो कि मापन तो निश्चित समय के लिए होता है। बनी ने दोनों के बनती नहीं है, आप कह रहे हो निश्चित समय तक चलता है, और यह बंदा बोलता है लगातार चलता है, सतत चलता है। मतलब ये वाली बातें मूल्यांकन में करेंगे, क्योंकि आकलन भी सतत चलता था और मूल्यांकन भी सतत चलता है, मतलब नहीं हो सकता साथियों। और ये भी याद रखना, आप कहो कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में हम सुधार कर दे और परिमार्जन कर ले, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया भी साथियों निरंतर चलती रहती है। लेकिन मापन, अजीब मापन का पै याद रखना, मापन को तो पै से मतलब है, परिमाण से मतलब है। वो केवल परिमाणात्मक विवेचना करना चाहता है, आपसे परिमाण वाली बातें करना चाहता है, यही उसका सत्य है। हम चाहूंगा ये बात आपको कोई कोचिंग वाला नहीं लिखवाएगा। ये लाइन साथियों एमेड की किताब में से ली गई है। एमेड की पूरी किताब में जब हम मापन पढ़ा ना, तो यहां तक एक लाइन अलग मिली है कि मापन को अनुसंधान का केंद्र बिंदु माना जाता है। भैया कैसे, इसको समझाओ तो सुनना साथियों। कोई भी वैज्ञानिक प्रकृति होती है ना साथियों, आपकी गाइडों में लिखा होता है वैज्ञानिक प्रगति जो होती है, वैज्ञानिक प्रगति संभव नहीं है, मापन के बिना संभव नहीं है। सही बात है जी। आप कुछ भी करना चाहते हो, सबसे पहले साथियों आपको उसको अंक देना पड़ेगा जी, उसका अंकन करना पड़ेगा, मापन करना पड़ेगा। यदि क्लास में भी नॉर्मल बात करता हूँ साथियों, मैं कोई रिसर्च करना चाहता हूँ कि लड़कों पर लड़कियों पर, तो मेरे को पहले बोलना पड़ेगा कि साथियों लिंग के आधार पर ये तो महिलाएं हैं,
ये पुरुष है। अजीब प्रतीक देना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा कि 1 नंबर वाली जो लिस्ट है वो तो महिलाओं की है, 2 नंबर वाली लिस्ट है वो साथियों पुरुषों की है। या यूं कहूं एक एक गुण भी दूंगा ना तो लिखना पड़ेगा 1 नंबर का गुण ये, 2 नंबर का गुण ये। हम ये कह सकता हूं कि मापन को अनुसंधान का केंद्र बिंदु माना जाता है। कुछ भी करिए साथियों, अगर मैं यहां पर भी पढ़ा रहा हूं ना, नंबरिंग दे रहा हूं 1 नंबर 2 नंबर, साथियों यही तो बात है। मापन में आगे बढ़ता हूं तो पहले नंबरिंग देनी पड़ती है कि आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे मापन। आ गया ना साथियों, ऐसे ही याद करना, इतना ही समझना है। और ये बात इससे मिलती जुलती है कि वैज्ञानिक प्रगति संभव नहीं है। भैया क्यों नहीं संभव? इसका कारण का उत्तर है कि अनुसंधान का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो साथियों जब केंद्र बिंदु ही नहीं होगा तो आप कैसे करोगे वैज्ञानिक प्रगति, कैसे करोगे? साथियों ये बात ही खतन वाली बातें। मेरे को नहीं लगता मैंने कोई बात छोड़ी हो, फिर भी कोई बात रह जाएगी साथियों। मापन और मूल्यांकन में हम कर लेंगे। मापन और मूल्यांकन में जब अंतर पढ़ेंगे तब मैं और डिटेल से पढ़ा दूंगा। अभी तो मापन की एक क्लास और है। आप जवाब दीजिएगा कि मापन के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। वो पूछता है कि बताओ मापन के संबंध में गलत बात कौन सी है। पहले ही बोल रहा है कि मापन मूल्यांकन का भाग है। बिल्कुल भैया, मापन मूल्यांकन का ही भाग है। मापन जो होता है ना, अभी लास्ट में एक बात करवाने वाला हूं कि जो मापन है आप यहीं पर कर लीजिए साथियों। याद रखना, मापन जो होता है, मापन साथियों आधार प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? आधार प्रदान करता है। आधार, मापन आधार प्रदान करता है। किसको भैया? साथियों एक तो आपका मूल्यांकन को, मूल्यांकन बोलो साथियों, या बोलो आप कहीं कहीं किताबों में पढ़ोगे मूल्यकरण। आप कहोगे भैया मूल्यांकन और मूल्यकरण एक ही तो बात है। बिल्कुल साथियों, थोड़ा सा अंतर ये है कि जो मूल्यांकन होता है ना, इसका जो दृष्टिकोण होता है साथियों, इसका जो दृष्टिकोण होता है वो तो साथियों आंतरिक होता है। जब आगे बताऊंगा तब बता दूंगा। और मूल्यकरण का जो दृष्टिकोण होता है ना, हमारी सीमा बहन है एक, उनको डिटेल में पढ़ने की जरूरत होती है तो सुन लेना। मूल्यांकन का दृष्टिकोण आंतरिक होता है और इसका दृष्टिकोण बाहरी होता है। बाकी ये भी मूल्य को निर्धारित करता है और ये भी मूल्य को निर्धारित करता है। और सुनो तो साथियों वांछनीयता पर बल देता है जबकि उपयोगिता पर बल देता है। ज्यादा नहीं पढ़ना, इतना याद रखना है कि मापन आधार प्रदान करता है मूल्यांकन को और मूल्यकरण को। जब आपको ऑप्शन में मूल्यांकन और मूल्यकरण दे देना तो इतना याद रखना, कभी मान लो कि नेगेटिव मार्किंग है, कोई अच्छा पर्सन बन जावे और पूछ ले कि मूल्यांकन और मूल्यकरण में अंतर होता है क्या, तो याद रख लेना कि इसका दृष्टिकोण आंतरिक होता है और इसका दृष्टिकोण बाहरी होता है। बाकी सेम ही समझो जी, बाकी सेम ही समझो, ये बात है। अब अपन उस प्रश्न पर आते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इतनी सी बात है। बताओ भैया ये बात तो सही है, मापन अंक की बात कर रहा है। अंक बोलो, संख्या बोलो, प्रतीक बोलो, परिमाण बोलो। भैया सही बात है। तीसरा ऑप्शन देखना, चौथा ऑप्शन प्रतीक की बात कर रहा है। भैया ये बात भी सही है। तीसरा ऑप्शन देखो कि मापन एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। नहीं भैया, मापन एक अनौपचारिक प्रक्रिया नहीं है। अजी मापन तो भैया औपचारिक प्रक्रिया है, औपचारिक प्रक्रिया है, याद रखना। और बताओ भैया, और बताओ। साथियों इसके मैं नोट्स अभी डाल दूंगा क्लास होते ही। मेरे हिसाब से साथियों पूरा मैटर हो चुका है। एक ये भी देख लीजिए साथियों, 2019 में 2019 में उर्दू सब्जेक्ट ना, उर्दू सब्जेक्ट का जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था ना, उसमें पूछा गया था, प्रश्न ये था कि मापन का प्रथम चरण होता है कि मापन का पहला चरण होता है। तो याद रख लेना, चाहे वस्तु हो, चाहे गुण हो, चाहे उसकी विशेषताओं की बात करें ना, उस विशेषताओं को पहचान लो
और उनको परिभाषा कर दो साथियों। पहचान कर परिभाषित किया और फिर साथियों उसका जो परिमाण है उस पर बात कर लो, यही बात थी। हाँ प्रदीप जी, वो टेक्निकल वाले भैया कल आ जाएंगे, मैं कल करवा दूंगा। आज साथियों यकीनन केवल मेरी जिद थी इसलिए क्लास हो गई, वरना क्लास नहीं होती। थोड़ा कोऑपरेट करो, आप भी समझदार हो साथियों, एक भी मैनेजमेंट नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी साथियों, चैनल हैक हो गया था, आप लोगों को पता है बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ी सी कोऑपरेट कीजिए। एक मापन का पहला चरण याद रख लेना, 3 परिभाषा याद रख लेना, एक बार भैया मोटा मोटा बता दो, हम मान जाएंगे कि आपने मापन करवा दिया। आज क्लास का टाइम भी जल्दी हो गया साथियों। साथियों मापन में 2 चीजें याद रखनी है, एक तो मापन का आप लोगों को अर्थ पढ़ाया, और साथियों मापन में हमने खतन वाली बातें पढ़ी, मापन में खतन वाली बातें की, और साथियों 3 बेहतरीन परिभाषा पढ़ी, 3 बेहतरीन परिभाषा पढ़ी, और साथियों 3 MCQ वाले प्रश्न किए, और यकीनन तीनों प्रश्न आए हुए थे, क्योंकि मैंने वादा किया है कि मैं वही प्रश्न करवाऊंगा जो एग्जाम में आया हुआ होगा। उनमें से साथियों याद रख लेना 2019 में 2 प्रश्न मिले, एक तो पहला चरण कौन सा होता है वो वाला, और एक साथियों अंतिम चरण कौन सा होता है वो वाला। एक तो 2 प्रश्न ये मिले, आकलन में भी 2 प्रश्न मिले थे बेंचमार्क आकलन वाले, आज यहाँ पर भी प्रश्न मिले हैं ये वाले। यही था भैया। कल क्या पढ़ाओगे, कल की क्लास में देखना, कल हम पढ़ेंगे साथियों मापन के स्तर पढ़ेंगे, मापन के प्रकार पढ़ेंगे, और साथियों मापन के चर पढ़ेंगे, और इनमें से जो MCQ बनेगा ना वो पढ़ेंगे। और साथियों बेहतरीन क्लास होने वाली है, कल मापन खत्म है जी, कल मापन पूरा हो जाएगा साथियों। क्षमा चाहूंगा यदि आज की क्लास आप लोगों के ढंग से मैं नहीं समझा सका, तो साथियों मैं खुद सॉरी बोल रहा हूँ। उसका रीजन ये है 2 घंटे पहले आ गया था साथियों, और साथियों टेक्निकल भैया नहीं थे, इसलिए हद से ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, रूम में गर्मी हद से ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे साथियों, उम्मीद करता हूँ नहीं समझ में आया हो साथियों, घर की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी अपने हो मैं भी अपना हूँ, हमारे यहाँ टेंशन लेना ही नहीं है कि मास्टर को फिक्स घंटे दिए गए हैं, कल वापिस पढ़ लेंगे, कल नहीं समझ में आएगा फिर पढ़ लेंगे। वैसे साथियों छोटा सा टॉपिक था, आपको अच्छी तरीके से आता है, केवल यही बात थी। अब आप 5 मिनट में बोल सकते हो क्या भैया अर्थ की बात कर रहे हो, अर्थ पैपोर याद रखेंगे, परिमाणात्मक बातें करेगा, और खतन वाली बातें कुछ था ही नहीं, समझने की थी। परिभाषा भैया आपने बताया थांडाइक वाली, थांडाइक कहता है कि थाने एक बात को पतो है कि कौन सी बात, कि जिसका भी अस्तित्व है उसका मापन हो सकता है। उसके बाद में दूसरी परिभाषा याद की रोष वाली, कहानी के माध्यम से याद कर ली कि यदि आपका रोष समाप्त होता है तो जो नफरत की नहीं, जो बालू की दीवार है वो ढेर हो जाएगी। और साथियों तीसरी अपील वाली परिभाषा याद की कि अपील कब करोगे, अरे जिसका संतुलित व्यक्तित्व होता है ना, जब साथियों आवश्यकता पड़ती है तो वो अपील करता है। खिलाड़ी बेचारा शांति से खड़ा होता है, लेकिन उसको लगता है कि यहाँ विकेट मिल सकता है, यहाँ हमें सफलता मिल सकती है, वो अपील करता है। ऐसे ही साथियों घर बैठा एक पढ़ने वाला 90% वाला विद्यार्थी भी आंदोलन कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसको पता था हमारा भले ही कितना ही संतुलित व्यक्तित्व हो, हम अपील करेंगे तो साथियों हमें सफलता मिल सकती है। उससे कनेक्ट कर दिया, दैनिक जीवन से कनेक्ट कर रहा हूँ, लगेगा ही नहीं, एग्जाम में आते कर दोगे। और 3 प्रश्न पढ़े, एक तो इसका पहला चरण, एक अंतिम चरण, और एक कि आकलन से संबंधित कौन सा असत्य कथन है, जिसमें दे रखा था कि आकलन एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। छोटी सी बात है, 5 मिनट में याद हो गया। मेरी क्लास का एक फायदा यह मिलेगा कि आप लोगों को एक पेज में लिख लेना है, जो मैं रिवीजन करवाता हूं ना वही काम की बातें हैं। और आपकी मेहनत होनी चाहिए कि भैया हम दुनिया की ऐसी किताबें पढ़ेंगे, और मेरे को फोन करो और बताओ भैया आकलन में ये प्रश्न नहीं हुआ, आप बोलते थे कि आपने पूरा पढ़ाया है, भैया फलाने की किताब में ये 10 लाइन दे रखी है आपने नहीं करवाई। इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। यूट्यूब पर कोई भी कोचिंग वाला यदि ये बोल दे, देखो जितना भी सीटेट हो, पूरा यूट्यूब हो, पूरा गूगल हो, डालो, अजीब गूगल पर डालिए मापन के क्वेश्चन, आ जाइए भैया की क्लास देखने और पूरे प्रश्न को देखना, एक एक शब्द समझ में आएगा कहाँ से पूछ रहा है। और सुनो, डालो
यूट्यूब पर मापन के प्रश्न, दुनिया भर के टेस्ट दो, मॉडल पेपर दो, जितना जो जो टॉपिक मैंने करवा दिया उन टॉपिकों को देखिए। और साथियों कुछ भाई लोग क्या करते हैं, और कुछ को तो मैं माफ ही नहीं करने वाला, कि मैं कम्युनिटी में प्रश्न डाला था राजस्थान की उत्पत्ति कौन से स्थलीय भाग से हुई है, और मांगतो तुम गलत आंसर दे रहे हो, दुख नहीं होता? कितनी बार रिवीजन करवा दिया बताओ कि जीटी से उत्पन्न हुई है, जी तो स्थलीय भाग, टी जलीय भाग। जब पूरा पूछे तो जीटी बताना है, अलग अलग पूछे तो जी और टी बताना है। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? कंपटीशन कुछ नहीं है, एक बार डिटेल से पढ़ लो, मजा आ जाएगा। भैया मैं भी पात्रता बाद मैं दोबारा नहीं पढ़ाने वाला। आपको लग रहा हो मैं दोबारा जीके पढ़ाऊंगा, इतना मेरे से नहीं होगा साथियों। मैं एक बार पूरे टीचिंग मेथड करवा दूंगा। टीचिंग मेथड ऐसे करवाने हैं साथियों, अभी तो कॉमन चल रहा है, कॉमन पूरा होगा ना, उसके बाद में मैं सब्जेक्ट में कूदूंगा कि हिंदी में इसके अलावा क्या क्या है। आगमन विधि एक जगह पढ़ा दी ना, वहीं पर पूरी सब्जेक्ट की समेट लूंगा। ऐसे नोट्स बनने वाले हैं कि पात्रता के बाद में आप ही बोल दोगे कि भैया आप ही पढ़ाओ मुख्य परीक्षा का, और आपको पता ही नहीं पड़ेगा। मैं टिक लगवाऊंगा, नोट्स दिया आया और टिक लगवाऊंगा कि मुख्य परीक्षा में ये टॉपिक है और ये टॉपिक मैंने करवा दिया है। आज संकट आ गया चैनल पर तो वीडियो चले गए, जिसने देख लिया था उसका तो भला हो गया, जिसने नहीं देखा वो परेशान हो गया कि काश बाद में देख लेते। इसलिए बोलता हूँ कोशिश करो कि लाइव आकर पढ़ सको, जितनी कोशिश होती हो। 1 घंटा आप बता दो मैं तो उस समय करवा दूंगा, लेकिन कोशिश कीजिए लाइव आकर पढ़े। एक बार ये टॉपिक मैं नहीं बोल रहा, आज मापन पढ़ा है कहीं भी देख लो, बड़े लोग साथियों पीपीटी से करवा देंगे। अजी ये बातें मैंने आज से लिखी है, अगर पीपीटी होती तो मैं आता और बोलता रोज की परिभाषा ये, ठंडाई की परिभाषा ये, इसकी परिभाषा ये। वो क्या करते हैं, पहले पीपीटी लाएंगे, पहले इसमें से पढ़ेंगे फिर आपको पढ़ाएंगे। बच्चे हो नहीं साथियों, केवल गुमराह हो रहे हैं। सोचना एक बार, हमने पैसे दे दिए, हमारा तादात्म्यकरण हो गया कि पैसे दिए पूरे नोट्स बनाएंगे। या तो लिखने में ध्यान रहेगा या उस पीपीटी में ध्यान रहेगा कि नोट्स दे दो। अरे जब मैं आप लोगों को इतना कर रहा हूं, मैं नोट्स नहीं दे सकता, और इतना तो मैं लिख कर दे सकता हूं, कितना तो किसी में लिखा हुआ ही नहीं होगा। क्यों नहीं दे रहा नोट्स? इसलिए नहीं दे रहा मेरे भाई बहनों, थोड़ा जोर दोगे ना याद होगा, थोड़ा लिखोगे ना याद होगा, थोड़ा वीडियो को रुक रुक कर देखोगे, कोई बात मैंने ऐसी बोली उसको लिखोगे याद होगा। और जब पात्रता बाद में नोट्स दूंगा ना, ऐसे रीडिंग लगाओगे कि भैया मजा आ गया, पूरा पढ़ा हुआ है। क्योंकि अभी आप जोर दो, तकलीफ दो। 10 घंटे पढ़ते हो ना, 6 घंटे पढ़ो, 4 घंटे रिवीजन करो, कम पढ़ लेना। 100 में से 100 किसी एग्जाम की नहीं जाती, इस बार तो नेगेटिव मार्किंग हो रहा है, कभी 100 में से 100 नहीं जाती। साथियों करना होता है, रिवीजन करना होता है कि जितना पढ़ लिया उतना छप गया, ये होता है जी। बिल्कुल यही स्टडी करने का टाइम टेबल होता है, यही तरीका होता है। साथियों एक बार पुनः माफी चाहूँगा यदि क्लास समझ में नहीं आई हो तो, और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया आभार प्रकट करता हूँ। आपने हनुमान भैया को इतना प्यार दिया, आज स्टडी टीम से जुड़े रहे। अब मैं साथियों विदा लेता हूँ, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम जी। कल मिलते हैं मापन की अंतिम क्लास की ओर। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।